फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल तमाम तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से क्लास अव्वल ता दहम ये तालीमी बोर्ड तैयार किया गया है, जिससे आप मैट्रिक तक का इम्तिहान बगैर किसी ट्यूशन पास कर सकते हैं। मजीद KPK का निसाब भी मौजूद है। हमारी तमाम वीडियोस YouTube पर मौजूद हैं। किसी किस्म की कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। आप हमारे Zoom प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकते हैं। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल। Assalamualaikum everyone, hope you all are doing well. So in our today's video we are going to start our chapter number 4, which is the cell. So let's begin. Okay, the cell can be defined as the structural and functional unit of life. It is the smallest unit that carry out all the activities of the cell of the life. Cells are building blocks of complex multicellular organisms. तो आपने जब भी सेल को डिफाइन करना है, आप ये सेल की डेफिनेशन है दैट द सेल कैन बी डिफाइंड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये इतनी सी जो डेफिनेशन है ये कंप्लीट सेल के बारे में बता देती है कि सेल बेसिकली है क्या। ठीक है, ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी लाइफ का। ठीक है, जो भी यहाँ पर हमारे इस पूरी दुनिया में लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, उनकी बेसिक जो चीज़ है, उनका स्ट्रक्चरल, उनका फंक्शनल यूनिट क्या है, वो है सेल। सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है जो लाइफ की तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ये बिल्डिंग ब्लॉक है, कोई कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी अगर है तो उसका ये बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, ये मीन्स दैट स्मॉलर यूनिट है। तो यहाँ पे हम उसकी थोड़ी सी एमर्जेंस और इम्प्लीफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी देख लेते हैं कि कैसे सेल जो है वो डिस्कवर हुआ, क्या क्या डिस्कवरीज आती गई उसके अंदर। ठीक है, सो द स्टडी ऑफ द सेल बायोलॉजी बिगेन विद द डिस्कवरी ऑफ सेल बाय रॉबर्ट हुक, who reported his famous work in his famous publication माइक्रोग्राफिया। तो सबसे पहले जो है सेल को स्टडी किया था वो किया था रॉबर्ट हुक ने। उसने जो है सेल की डिस्कवरी की थी, और ये जो उसका काम है वो उसकी पब्लिकेशन का, उसने अपनी ये जो जितना भी उसने सेल की स्टडी की है, सेल को डिस्कवर किया है, वो उसने अपनी फेमस पब्लिकेशन माइक्रोग्राफिया में बताया था। इसने इसमें सेल की डिस्कवरी बेसिकली कैसे की, ही प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क ऑफ डेड प्लांट मटेरियल। उसने जो कॉर्क है, जो डेड प्लांट मटेरियल होता है, ठीक है, उसको लिया और उसको एक माइक्रोस्कोप के अंडर देखा। वो माइक्रोस्कोप जो था वो बहुत ही कोई एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं था, वो उसका सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था जो उसने खुद प्रिपेयर किया था। ठीक है, उसने उसको उसके अंडर देखा, किसको, सेक्शन ऑफ कॉर्क्स को। देन व्हाट ही ऑब्जर्व्ड दैट द कॉर्क इज कंपोज्ड ऑफ मिनट हनीकॉम्स लाइक कंपार्टमेंट व्हिच ही टर्म्ड एज सेल। अच्छा, उसने उस कॉर्क को लिया और जो सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उसका खुद का तैयार कर किया हुआ, उसमें उसने उसको देखा, और उसने क्या देखा कि जो कॉर्क था उसके अंदर उसको कंपार्टमेंट्स नजर आए लाइक हनीकॉम स्ट्रक्चर। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसके अंदर ये भी वही शो कर रही है। ठीक है, उसके अंदर उसने क्या देखा कि जो पीस ऑफ कॉर्क था उसके अंदर हनी कॉम, जैसे आपने हनी कॉम देखा ही होगा, उसमें भी कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, तो उसने कॉर्क में सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, उन कंपार्टमेंट को, उन एम्प्टी स्पेसेस को उसने किसका नाम दिया, उसने उन एम्प्टी स्पेसेस को, कंपार्टमेंट्स को कहा कि दे आर टर्म्ड एज सेल। ठीक है, उसने उसको जो है वो सेल का नाम दिया, एम्प्टी स्पेसेस को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुक, सब अकॉर्डिंग टू हुक सेल इज एन एम्प्टी स्पेस बाउंडेड बाय थिक वॉल्स। सो अकॉर्डिंग टू हुक क्या है, सेल जो है वो एक एम्प्टी स्पेस है जो कि बाउंडेड होती है थिक वॉल्स के साथ। ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, दैट द डिस्कवरी ऑफ सेल बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, very little information was added to this idea in the following century. The work is again started in the beginning of 19th century. आगे हम नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ मूव करते हैं। इसके अंदर जो है ना वो वन बाय वन हर साइंटिस्ट की बात की गई है और उसकी डिस्कवरी, उसने क्या जो है वो स्टडी किया, क्या उसने क्लासिफिकेशन दी अबाउट दी सेल। ठीक है, उसके बारे में सारा बताया गया इस पूरे पैराग्राफ में। नेक्स्ट वी हैव द लॉरेंस ओकेंस। इसने क्या किया, एक जर्मन साइंटिस्ट था। ही बिलीव्ड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट, लिविंग बीइंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम और कंसिस्ट ऑफ वेसिकल्स और सेल्स। उसने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, वो सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, उनका बेसिक जो है वो वही है, उसी से ओरिजिनेट होते हैं। तो इसने ये बताया था। नेक्स्ट वी हैव जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क expressed similar idea and said no body can have life of its constituent parts and are not cellular tissue or are not formed by cellular tissue.
इसने भी वही बात जो है वो सिमिलर आइडिया पेश किया था कि कोई भी जो लाइफ है वो सेल के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। उसने भी सेम जो है वो वर्ड जो कि लॉरेंस ओकेंस के थे वही दिए थे, दैट विदाउट सेल देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। ओके, साइंटिस्ट के नेम्स भी मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। नेक्स्ट, इन 1831 में क्या हुआ था, रॉबर्ट ब्राउन रिपोर्टेड दैट द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन दी सेल। उसके बाद 1831 के अंदर क्या हुआ था, रॉबर्ट हुक ने बताया था कि जो न्यूक्लियस की प्रेजेंस बताई थी सेल के अंदर, ठीक है, मींस दैट इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था सेल के अंदर। उससे पहले जो है सिर्फ यही कहा गया था दैट द सेल जो है वो एक एम्प्टी स्पेस है जो कि बाउंड होती है थिक वॉल से, जैसे ये अकॉर्डिंग टू हुक इस वाली लाइन में दिखा हुआ है, ठीक है। अब बाद में फिर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस के अंदर कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। Due to this discovery, Hooke's idea about the cell as an empty space was changed। अब इसकी डिस्कवरी से क्या हुआ था कि जो हुक का आइडिया था वो चेंज हो गया था कि जो सेल है वो एम्प्टी स्पेस है वो चेंज हो गया था। ऑब्वियसली उसके अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई थी। इट वॉज लेटर एस्टैब्लिश दैट सेल इज नॉट एन एम्प्टी स्पेस। उसके बाद इसको एस्टैब्लिश भी किया गया था, एस्टैब्लिश हुआ था कि जो सेल है इट इज नॉट एन एम्प्टी स्पेस। उसके बाद क्या है, अ जर्मन जोलॉजिस्ट थियोडर शिवॉन एंड अ जर्मन बॉटनिस्ट लीडियन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने क्या पेश किया था, इन्होंने सेल थ्योरी को प्रेजेंट किया था। वर्क्स इंडिपेंडेंटली केम आउट विद द थ्योरी कॉल्ड सेल थ्योरी, ठीक है। अब सेल थ्योरी में क्या था, दे फाउंड दैट द सेल कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्ट्स। इन्होंने कहा था कि जो सेल है अब वो कंसिस्ट होता है 3 बेसिक पार्ट्स पे। वन इज द न्यूक्लियस, ठीक है, सेकंड इज साइटोप्लाज्म एंड द थर्ड वन इज मेम्ब्रेन। सो फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियस, सेकेंड वन इज द फ्लूइड साइटोप्लाज्म, ठीक है, दैट इज सराउंडेड द न्यूक्लियस, जो कि जिसने वो फ्लूइड जो कि न्यूक्लियस के सराउंड होते हैं उसको साइटोप्लाज्म का नाम दिया है एक न्यूक्लियस। और द अदर एंड एन आउटर थिन कवरिंग और मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसने इन 3 चीजों की डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की, साइटोप्लाज्म की और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। द सेल वॉल दे सेड वाज एन एडिशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओनली इन सेल वॉल, ठीक है। जो इसने कहा था कि जो सेल वॉल है वो एक एडिशनल एक इजाफी स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में होता है। एनिमल सेल के अंदर जो है वो सेल वॉल एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल एग्जिस्ट करती है, ठीक है। Keeping in view this definition of cell, the cells could be observed in plants as well as in animals. According to cell theory, all living organisms are composed of cells and cells product, ठीक है। तो इस सेल थ्योरी क्या थी, सेल थ्योरी दैट द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कंपोज होते हैं सेल्स या फिर सेल प्रोडक्ट्स के, ठीक है। आगे, द सेल थ्योरी इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल जनरलाइजेशन इन बायोलॉजी। इट हैज वाइड रेंजिंग इफेक्ट इन ऑल फील्ड्स ऑफ बायोलॉजिकल sciences. After the cell theory was presented, many details of cell were studied, as a result of which the cell theory was extended। आगे फिर further studies हुई जिसके वजह से cell theory जो है वो और extend हुई। Next हमारे पास है Rudolf Virchow, a German physician, hypothesized that new cells was formed only by the division of previously existing living cells. To put in Virchow's word, omnis cellula e cellula, it was contrary to the idea of abiogenesis, living things arise spontaneously from non living things, ठीक है। इसको मैं इस पूरे पैराग्राफ को आपको बता देती हूँ कि इसके बाद क्या था, रुडोल्फ विर्चू जो था 1855 में, इसने क्या बताया था, इसने बताया था कि जो सेल्स है हमारे पास, नए सेल बनते हैं वो जो है वो प्रीवियस जो हमारे पास सेल होते हैं उनकी डिवीजन से बनते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट वर्ड्स हैं उसके बाद, टू पुट इट इन विर्चुअस वर्ड, omnis cellula e cellula, इसका भी यही मतलब है कि जो सेल्स है दे आर मेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, यहाँ पर एक और इसको मैं हाईलाइट कर दूं फर्स्ट। जस्ट वेट अ मिनट, देयर इज सम इशू, ओके खैर छोड़े, हम इसको वैसे ही पढ़ लेते हैं, आगे अंडरलाइन कर देते हैं, ओके। चलिए, अगला साइंटिस्ट जो है वो था लुइस पास्चर। इन 1862 लुइस पास्चर जो था वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल द टाइम, ठीक है, सप्लाइड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ Virchow's hypothesis by demonstrating that microorganism bacteria could be formed only from pre-existing bacteria. Original cell theory and Virchow's hypothesis gave up the basis for working definitions of living things। अच्छा, उसके बाद जो था लुइस पास्चर था, ये बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट था। इसने जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया था, फर्स्ट टाइम माइक्रोब्स को स्टडी किया था, और इसने बैक्टीरिया को कहा था दैट
इसने फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया को कहा था कि इट इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो बैक्टीरिया है, जो पहली हमारे पास रुडोल्फ विर्चू की थ्योरी थी, ठीक है, कि जो जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की डिवीजन से बनते हैं। इसने भी यही कहा था कि जो बैक्टीरिया है, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उनकी भी फॉर्मेशन ऐसे ही होती है कि वो भी जो है वो प्री एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया की डिवीजन होती है और फिर वो जो है वो न्यू बैक्टीरिया की फॉर्मेशन होती है एंड दे आर फर्दर डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग, ठीक है। उसके बाद ऑगस्ट वेस्टमैन है, इसने क्या किया था, ही सेड दैट ऑल प्रेजेंटली लिविंग सेल्स हैव अ कॉमन ओरिजिन बिकॉज दे हैव बेसिक सिमिलैरिटीज इन स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा। उसने यही कहा था कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो एक कॉमन ओरिजिन से हमें आए हैं हमारे पास, ठीक है, क्योंकि उनका थोड़ी सी उनके अंदर बेसिक सिमिलैरिटीज हैं उनके स्ट्रक्चर्स में और उनके मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सेल आर बेसिकली सिमिलर बट extraordinarily versatile. Cells is not only the structural but also the functional unit of living organism। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये बात की गई थी कि सेल इज नॉट ओनली द स्ट्रक्चरल बट आल्सो द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है वो सिर्फ ही स्ट्रक्चरल नहीं है बट आल्सो अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो सेल थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट। चलेंगे यहाँ तक है। अब हम लोग ये जो येलो बॉक्स है इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। द ह्यूमन नेकेड आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन टू पॉइंट्स। जो ह्यूमन नेकेड आई है मीन्स हमारी आंख विदाउट एनी काइंड ऑफ लेंसेज स्पेक्टेकल्स, ठीक है, हमने जो हमारी नेकेड आई है वो डिफरेंशिएट करती है टू पॉइंट्स विच आर एट लीस्ट 1.0 mm अपार्ट, जो कि 1.0 mm अपार्ट होते हैं। इन दो पॉइंट्स को जो है वो डिफरेंशिएट कर सकती है, इतनी इसकी पावर है। दिस इज कॉल्ड एज अ रेजोल्यूशन ऑफ आई। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज अ रेजोल्यूशन ऑफ आई। ये हमारी आंख की ह्यूमन नेकेड आई की रेजोल्यूशन है, ठीक है। द रेजोल्यूशन कैन बी इंक्रीज विद द एड ऑफ लेंसेज। इस रेजोल्यूशन को हम इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंसेज यूज करके हम अपनी आंखों की रेजोल्यूशन को इंक्रीज कर सकते हैं। इन अ टिपिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक टिपिकल कंपाउंड, एक सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ले ले तो उसकी रेजोल्यूशन क्या है, 2.0 माइक्रोमीटर विच इज अबाउट 500x दैट ऑफ नेकेड आई, ठीक है, जो कि क्या है 500 टाइम्स ग्रेटर है ह्यूमन आई से, ठीक है। Compound microscope is a typical laboratory microscope with at least different magnification power। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो एक टिपिकल लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप है, लेबोरेटरीज में यूज होता है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की मैग्निफिकेशन पावर्स अवेलेबल होती है, ठीक है। द टिपिकल ऑक्यूलर लेंसेज कुड बी 5x एंड 10x बट अदर्स आल्सो एग्जिस्ट। जो टिपिकल ऑक्यूलर लेंस है वो 5x का 5x का भी हो सकता है, 10x का भी हो सकता है, ठीक है, और अदर भी एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्यूलर लेंस जो माइक्रोस्कोप का ऊपर वाला लेंस होता है जिसके थ्रू हम देखते हैं, ठीक है, उसको हम ऑक्यूलर लेंसेज बोलते हैं। लाइकवाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस जो उसकी बॉटम पे प्रेजेंट होता है वो कितने का होता है, 20x 40x 100x एक्सेट्रा। सो द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इज डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग x वैल्यूज ऑफ ऑक्यूलर लेंस एंड x वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है, ये हमारे पास ऑक्यूलर लेंसेज की बताई है और ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस की बताई है। उन्होंने कहा है कि जो मैग्निफिकेशन पावर है किसी भी माइक्रोस्कोप की वो हम निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके उसकी ऑक्यूलर लेंस को की एक्स वैल्यू को और उसकी ऑब्जेक्टिव लेंस की एक्स वैल्यू को। सपोज हमारे पास अगर मैग्निफिकेशन पावर है ऑक्यूलर लेंस की 5x, ठीक है, और हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस की भी x वैल्यू है 5x, तो हम इनकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी होगी 25। कैसे, 5x मल्टीप्लाइड बाय 5x, तो इसकी मैग्निफिकेशन पावर हमारे पास कितनी बनेगी 25x, ठीक है। देयरफॉर अ माइक्रोस्कोप विद 10x ऑक्यूलर लेंस एंड 40x ऑब्जेक्टिव लेंस विल हैव 10 मल्टीप्लाइड बाय 40 इज इक्वल टू 400x। इन्होंने वही बात कर दी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, ठीक है। इस तरह हम इनकी किसी भी माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर को डिटरमिन कर सकते हैं। सो 400x मैग्नीफाइंग पावर, द रेजोल्यूशन विल हाउएवर रिमेन द सेम, रेजोल्यूशन वही रहेगी विच इज 500x दैट ऑफ द नेकेड आई। द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, सोर्स ऑफ लाइट जिसके थ्रू हम देखते हैं वो क्या है, वो विजिबल लाइट है, ठीक है, माइक्रोस्कोप में। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके अंदर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमें जो है वो लाइट प्रोवाइड करती है और हम लोग अपने सोर्स को देखते हैं। लेकिन जो बाकी माइक्रोस्कोप है जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया उसके अंदर जो है वो विजिबल लाइट के थ्रू ही देख सकते हैं। एंड द रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप रेंजेस बिटवीन 2 to 4 एंगस्ट्रॉम, इतनी उसकी रेजोल्यूशन है, which makes it 500x greater than that of the compound microscope। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन बताई है जो कि 500 टाइम्स 500x ग्रेटर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, ठीक है।
This means that 2 points which are 2 to 4 angstrom apart can be differentiated with the help of इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसका मतलब है कि जो ऐसे जो पॉइंट्स हैं जो कि 2 to 4 एंगस्ट्रॉम अपार्ट होंगे उनको जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। The revelation of complexity of structure or of various cellular organelles is closely linked with the development of microscopy and improvement in resolution power of a microscope। ठीक है, आगे हम सेल की बात कर लेते हैं। थोड़े से ये साइलेंट फीचर्स हैं सेल थ्योरी के, सेल थ्योरी की जो सेल थ्योरी हमारे पास आई थी वो क्या क्या थी। एक तो उसके अंदर उन्होंने 3 चीज़ें की थी, बताई थी। न्यूक्लियस बताया था सेल के अंदर, दैट सेल कंपोज्ड ऑफ अ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बाकी ये 3 फीचर्स हैं। ठीक है, सेल थ्योरी के, ये भी आपने अच्छी तरह याद करने हैं। मोस्टली जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो वो क्या क्या हैं? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। जितने और भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स न्यूली डेवलप होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं। ठीक है, उनकी डिवीजन से आते हैं। प्लांट्स में भी, सॉरी हाँ जी, एनिमल्स में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया में हमने पढ़ा, उसमें भी सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। जो सेल है वो एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, आगे सेल एज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल को देखते हैं कि सेल एज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अ सेल इज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया दैट द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर अमंग सेल्स। अच्छा, मल्टीसेलुलर मीन्स दैट इट कंपोज्ड ऑफ 100 ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। ठीक है, तो जब इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स है तो इसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है अमंग द सेल्स। मीन्स हर डिफरेंट सेल जो है उसका डिफरेंट फंक्शन होता है, वो डिफरेंट काम परफॉर्म करता है। डिफरेंट सेल्स आर स्पेशलाइज फॉर डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, मीन्स दैट कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल हैं वो हर अलग काम के लिए अलग सेल है। ठीक है, आर स्पेशलाइज्ड है फॉर डिफरेंट फंक्शंस, मीन्स हर सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन है वो वही परफॉर्म करते हैं। तो इनके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, इसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है। The function of the organisms as a whole is a result of sum of activities and interactions of different cells. The function of organisms as a whole is the result of sum of activities and interactions of different cells. अब जो फंक्शन है कोई भी ऑर्गेनिजम्स का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन है एज अ होल जो परफॉर्म करता है वो रिजल्ट होता है बेसिकली डिफरेंट एक्टिविटीज और इंटरेक्शंस ऑफ डिफरेंट सेल्स का, वो सम होता है। ठीक है, मीन्स के डिफरेंट सेल्स जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट सेल्स की एक्टिविटीज जो है वो कंबाइन होकर सेल का एक ऑर्गेनिजम्स का एक फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। एंड इन एनिमल्स में बात कर लेते हैं, जैसे मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स। जो मसल सेल्स का क्या फंक्शन होता है, दे कैन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और रिलैक्सेशन करते हैं। नर्व सेल्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस। जो नर्व सेल्स हैं उन्होंने इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन करनी होती है। ग्लैंड सेल्स सेक्रीट, जो ग्लैंड सेल्स हैं वो डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेक्रीट करते हैं, सेक्रीशंस कॉज करते हैं। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, दे कैन कैरी ऑक्सीजन। जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एंड सम स्टमक सेल्स सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस, और जो स्टमक सेल्स हैं वो सेक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब आपने देखे यहाँ पे डिफरेंट सेल जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे हैं, नर्व सेल ट्रांसमिट कर रही हैं पल्सेस को, ग्लैंड सेल्स सेक्रीशंस कॉज कर रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को कैरी कर रहे हैं, स्टमक सेल्स गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट कर रहे हैं। सिमिलरली प्लांट्स की बात कर लेते हैं, तो एनिमल्स की बात की, अब हम प्लांट्स की बात कर लेते हैं। प्लांट्स में क्या होता है, जाइलम सेल्स कंडक्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम सॉइल टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो जाइलम सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो सॉइल में से वाटर और मिनरल को लेते हैं और प्लांट्स के एरियल पार्ट्स तक, मीन्स के ऊपर जो उनके सीड्स रूट्स और लीव्स तक पहुंचाते हैं। फ्लोएम टिश्यू क्या करते हैं, दे कैन ट्रांसलोकेट फूड्स की ट्रांसलोकेशन में इसका रोल है। ठीक है, सिक्लेरन कैमेटोज सेल्स जो है वो क्या करते हैं, दे गिव सपोर्ट टू दी प्लांट्स। ये क्या करते हैं, प्लांट को सपोर्ट करते हैं। क्लोरेन काइमेटोसिस सेल्स क्या करते हैं, दे कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं। ठीक है, पैरेन्काइमेटोस सेल्स क्या करते हैं, दे कैन स्टोर सरप्लस फूड जो है वो एक्सेस में जो फूड है उसकी स्टोरेज करते हैं और बाद में वही फूड जो है वो यूटिलाइज करते हैं व्हेन दे रिक्वायर। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस न्यू सेल्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दी प्लांट्स। ये न्यू जो सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। As they perform different functions, they show great variations in shape and size. ठीक है, जब अगर ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो इनके अंदर इनकी शेप और इनके साइज में बहुत से वेरिएशन होती है सेल की। ठीक है,
मीन्स डिफरेंट सेल्स जो हैं वो डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइजेस के होते हैं। हर स्पेसिफिक सेल जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है वो दूसरे सेल से डिफरेंट होता है। मीन्स के फंक्शन के साथ साथ उनके स्ट्रक्चर और उनकी शेप में भी डिफरेंस है। Despite the structural and functional diversity, the plant cells as well as animal cells have a common plan of organization. ठीक है, इनको मैं अब इरेज कर दूँ। ठीक है, अब हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट क्वेश्चंस को हैं जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम अपना स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज्ड सेल ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू वेरी मच। Okay, so here are some important objectives and short questions. So let's begin with our first objective. Cell theory was finally formulated by. Cell theory जो है वो सबसे पहले किसने फॉर्मुलेट की थी, किसने बताई थी? सबसे पहला ऑप्शन है वॉटसन एंड क्रिक, सेकंड है श्लीडन एंड शिवान, सी ऑप्शन है लॉरेंस ओकेन एंड डी ऑप्शन है लुइस पास्चर। यस, श्लीडन एंड शिवान इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। सेल थ्योरी जो है वो सबसे पहले श्लीडन और शिवान ने इंडिपेंडेंटली वर्क करके जो है वो फॉर्मुलेट की थी। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन दी सेल वाज रिपोर्टेड बाय। न्यूक्लियस सेल के अंदर न्यूक्लियस की प्रेजेंस जो है वो सबसे पहले किसने बताई थी? फर्स्ट ऑप्शन इज लॉरेंस ओकेन, सेकेंड ऑप्शन इज थ्यूडर शिवान, सी ऑप्शन इज श्लीडन एंड डी ऑप्शन इज रॉबर्ट ब्राउन। तो जो द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल सबसे पहले किसने बताई थी हमें? इसका करेक्ट ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, क्योंकि थ्यूडर शिवान और श्लीडन ने तो सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था। ठीक है, तो ये दोनों तो ऑप्शन ही इसके इनकरेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अपने सी ऑब्जेक्टिव थर्ड वाले की तरफ। द सरप्लस फूड इज स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन। हमने जब सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल जो है वो हर सेल जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, विद इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो एनिमल्स के बाद हमने प्लांट्स की बात की थी, उसमें हमने इन सब सेल्स के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट ऑप्शन जो है फोटोसिंथेटिक सेल, सेकंड इज मेरिस्टेमेटिक सेल, थर्ड इज पेरेन्काइमेटिक सेल और डी वाला क्या है हमारे पास? क्लोरेनकाइमेटस सेल। ठीक है, तो जो सरप्लस फूड को अपने अंदर स्टोर कर लेता है प्लांट्स के अंदर वो है इसका करेक्ट ऑप्शन पेरेन्काइमेटिक सेल। Fourth one is omnis cellula e cellula is hypothesized by Rudolf Virchow. ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है Rudolf Virchow, जिसमें उसने कहा था दैट द सेल इज मेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल हमारे पास आते हैं वो डिवाइडिंग से आते हैं। ठीक है, जो उनके पहले से सेल मौजूद होते हैं उनकी डिवाइडिंग से ही न्यू सेल्स बनते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में भी नेक्स्ट यही बात सामने आई थी कि बैक्टीरिया भी जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की डिवीजन से आगे न्यू आता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन लुइस पास्चर, सेकंड रुडोल्फ विर्चू, थर्ड श्लीडन और लास्ट है लॉरेंस ओकेन। तो पहला इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है जो कि हमारे पास क्या है? रुडोल्फ विर्चू। ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो राइट डाउन द साइलेंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के जो फीचर्स हैं वो बताएं। The silent features of cell theory in its present form are: first is all organisms are composed of one or more cells. So जितने भी organisms हैं वो composed होते हैं one or more cells में। ठीक है, एक सेल भी होता है किसी में और किसी में मल्टीपल सेल भी होते हैं। जिसमें मल्टीपल सेल्स होते हैं उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ठीक है, दैट कैन और जो जिसके अंदर सिर्फ वन सेल होते हैं उसको मोनोसेलुलर भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक उन्होंने हमें प्रोकैरियोट्स की भी बात की थी। सेकेंड हमारे पास है ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये वही बात जो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन की कि जितने भी सेल्स हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं? दे आर अराइज फ्रॉम द डिवाइडिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की डिवीजन से आते हैं। थर्ड ऑप्शन है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल ऑप्शन कह रही हूँ। थर्ड फीचर है हमारे पास सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। थर्ड में क्या है कि जो सेल है वो फंक्शनल एज वेल एज स्ट्रक्चरल यूनिट है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिटरमिन्ड। किस तरह जो है मैग्निफिकेशन पावर जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हम उसको फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है उसकी हमारे पास एक ऑक्यूलर लेंस की वैल्यू होती है, एक हमारे पास उसके ऑब्जेक्टिव लेंस की वैल्यू होती है। ठीक है, वो दोनों हमें पता होती है। तो जो मैग्निफिकेशन पावर है उसकी वो हम डिटरमिन कर लेते हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है,
तो यहाँ पे भी वही बात मेंशन आपने पहले कर देनी है, द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिटरमिन्ड बाय मल्टीप्लाइंग वैल्यू ऑफ ऑक्यूलर लेंस, जो ऑक्यूलर लेंस की एक्स वैल्यू दी गई होगी वो, एंड द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है दैट ऑक्यूलर लेंस मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन पावर। तो हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट माइक्रोस्कोप की जो है वो मैग्निफिकेशन पावर आ जाएगी। नीचे एग्जांपल भी दे दें आप, सिंपल सी एग्जांपल है, माइक्रोस्कोप हैज, जैसे एक ऑक्यूलर लेंस, सपोज ऑक्यूलर वैल्यू जो है 10 है, ऑब्जेक्टिव वैल्यू जो है ऑब्जेक्टिव लेंस की वो 40 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्दर जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास होगा 400x, जो है हमारे पास क्या होगी उसकी मैग्निफिकेशन पावर। तो these are some of the important short questions, ठीक है, and objective related to our today's topic. So thank you very much. Allah Hafiz.